हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो मौजू है वो एप्लीकेशंस है जो पीएचडी के लिए या एमएस के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए। मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मैंने जो पिछले मंथ से मैंने अप्लाई करना शुरू किया था, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से काम होता है। तो ये मेरे लिए खुद वो था, फर्स्ट टाइम था, लर्निंग थी, पर ये आपके लिए जो लेटेस्ट उसके साथ है, इंफॉर्मेशन के साथ है। मैं आपको उस पे लेके चलता हूँ। एंटायर स्क्रीन। ओके। ओके। ये मेरी ईमेल है और ईमेल में आपको मैं जो पहले स्कॉलरशिप वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर आपको इसमें उसका जो आइडिया है हाउ टू अप्लाई, स्पेशली जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको बहुत हेल्पफुल होने लगा है। और इवन जो दूसरे कंट्रीज से भी कोई अगर इंडिया से देख रहा है या बांग्लादेश बांग्लादेश से, तो उसको भी हेल्पफुल होने लगा है कि ये प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपका एजेंसियां जो होगी, लोकल एजेंसी, वो डिफरेंट होगी। व्हेन कम्स टू अ कॉमनवेल्थ, तो पहले कॉमनवेल्थ के लिए जो मुझे देख रहे हैं वो एच की जो साइट है, उधर जाना। ये है scholarship.hsc.gov.pk। ठीक है, इस पर आप जाएंगे, इस पर आपको प्रोफाइल बनानी है। इस पे जब आप प्रोफाइल बनाएंगे, ये साथ में आपको जो डैशबोर्ड साथ में नज़र आता है, इस पे आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है अब्रॉड में। उधर आप जब अपनी प्रोफाइल फिल करेंगे, जब चेक लिस्ट में आएंगे, तो आपको ये कॉमनवेल्थ मिलेगी, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये साइड पे आप जाएंगे और साथ में आपके पास जो डैशबोर्ड कॉर्नर में आता है लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, इस पर आप जाएंगे। ये पीएचडी में है। अपना डिसिप्लिन आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप लाइक करते हैं। तो मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, तो इसमें करूँगा। स्टडी में आप अपना देख लेंगे। और मेरा इधर फाइनेंस होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और काउंटिंग, ये फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस आ गया, आप चेकलिस्ट करेंगे। अभी ये नेक्स्ट स्टेप पे जाता नहीं है, बिकॉज आपको फर्स्ट वो कहेगा कि आप अपना जो कॉमनवेल्थ की अपनी साइड है उस पर आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है। 15 डेट लास्ट है, मैंने 22 से ही स्टार्ट कर दिया था, ये पिछले मंथ से। तो इस पे जो इशू आया है, अभी तो मुझे 50-50 लग रहा है मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो आप कॉमनवेल्थ की जब साइड पे आएंगे, इधर आपने स्कॉलरशिप इसकी मास्टर और पीएचडी के लिए अलग है, उसका आपको नहीं, आपको सिर्फ कॉमनवेल्थ लिखना है और उसकी साइड पे आपको जाना है। और कॉमनवेल्थ में आउट टू अप्लाई में आप इस पे अप्लाई में जब जाएंगे, तो आपको इधर आईडी और पासवर्ड बनाना है। ठीक है, आईडी और पासवर्ड बनाना है। इसमें एक इशू आता है, ये एक सेकंड, इस पे मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखता रहा हूँ। लेट मी चेक। ओके। ये आप इस पे जब कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे जाएंगे, ये मैंने पीएचडी का खोला है एप्लीकेशन। इस तरह मास्टर का भी आपको आएगा। जब आप इसकी जो मेन इसमें ओपन होता है, उसमें आपको लिखा हुआ आता है कि आपने मास्टर में अप्लाई करना है, पीएचडी में। जब पीएचडी में अप्लाई करेंगे तो मास्टर का भी सिमिलर है, तो आपको इधर एक आ जाएगा, लिंक आ जाएगा ऑनलाइन सिस्टम के लिए। इस पर आप जाएंगे, चूँकि मेरा बना हुआ, आपने साइन अप कर लेना है। तो साइन अप करने के बाद ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस पर मैंने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, मैंने इसको फिल किया हुआ है और मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से नेसेसरी स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप्स थे उनको मैं डीप नहीं जाऊँगा। आपका शनाख्ती कार्ड बोलेंगे या पासपोर्ट बोलेंगे, ईमेल बोलेंगे, अपनी आपने क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। ठीक है, ये चीज़ें, ये सब आपने एंटर करना है, वो चीज़ें ना, इसको बताने की वो इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर आगे आ जाएगा, ये पब्लिकेशन है कोई आपकी अगर है, तो मेरी पब्लिकेशन है, मैंने मास्टर में पब्लिकेशन की हुई थी, तो मैंने इधर अपनी पब्लिकेशन और उसका DOI डाल दिया है। तो एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी है, तो मेरा 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये एम्प्लॉयमेंट डाली है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया हुआ है। आपने ऐसे बताना है आपने मास्टर डिग्री कहाँ से की है। ठीक है, ये चीज़ें आपने, कोई रेफरेंसेस हैं तो मैंने अपनी मैडम का ही नाम लिख दिया और डीन का नाम लिखा है। ठीक है, इस तरह आपसे रेफरेंसेस मांगते हैं। फिर आपसे विच CSC डेवलपमेंट थीम, ये आपने थीम आपने देखनी है। इसमें 2, 4, 6 थीमें हैं। ठीक है, ये 6 थीम्स को आपने इंडिविजुअली गूगल पे जाके इसको चेक करना है और इससे रिलेटेड आपने, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हाउ टू अप्लाई। तो इससे रिलेटेड जो आपका थीसिस आपने प्रपोजल लिखा है, मैंने प्रपोजल लिखा हुआ है। पीएचडी के लिए प्रपोजल इंपॉर्टेंट होता है। एमएस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रपोजल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको किसी उसमें भी आप लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रपोजल है और इसका थीम है वो सब उसकी कंपैरेटिव होना चाहिए। तो वो डेवलपमेंट इम्पैक्ट इस तरह लिखा हुआ आता है, पार्ट 1 आपको इन सवालों के आंसर देने हैं।
ठीक है, या उसमें स्क्रीन रोक के देख लेंगे ये सवाल कौन से हैं, ठीक है। और इसी तरीके से डेवलपमेंट इम्पैक्ट पार्ट 2 में आपको इसकी ये चूँकि मैं 22 तारीख से कर रहा था, मुझे इसका वो है नहीं, पर आपको इसको खुद इसको देख के इसमें आपको पता होगा किस तरीके से इसको वो करना है। ये अचीवमेंट और चीज़ें पूछते हैं कि आपकी कंट्री में कैसे इम्पैक्ट आएगा, आप वापस जब जाएंगे तो आप उसको कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे, आप यूके में रहते हुए उधर आपका ये आप क्या बेनिफिट आप हासिल करेंगे। तो आपने लिखना होगा कि मुझे एक्सपोजर मिलेगा, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के पर्सन से मैं इंटरेक्ट करूँगा, ब्रॉडर उससे प्रोस्पेक्टिव से मुझे काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, ठीक है, डाइवर्सिफाई कल्चर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये 4 वो चीज़ें हैं। और साथ में आपसे कुछ पूछते हैं, जैसे मेरा फिनटेक का टॉपिक है तो मैं अपने फिनटेक के टॉपिक को इसमें डिस्कस करता हूँ। ऊपर कहीं आपसे डेवलपमेंट पूछते हैं उसमें क्या होगा, किस तरीके से बैंक्स को हेल्प करे होगी इसमें, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से ये करना है, दैट इज़ ईजी, ठीक है। इससे आगे जो मुश्किल स्टेप्स आएंगे मैं उस पर जाना चाहता हूँ। मैं इसको सिर्फ आप ये स्क्रीन देखेंगे जब स्टॉप करके तो ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, ठीक है, कैरियर 5 सालों बाद आप क्या करेंगे, उसका क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, ठीक है। ये आपसे वो डायरेक्ट प्रपोजल में भी जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी पूछते हैं आपके अपना प्लान बताएं, ठीक है। तो आपने 3 से 4 सालों का प्लान बताना होता है। कोई यूनिवर्सिटियाँ 3 साल के लिए होती हैं, कोई 4 साल के लिए होती हैं। तो जो यूनिवर्सिटी आप जिसमें अप्लाई कर रहे होंगे उसमें पहले आपने देखना है कि पीएचडी 3 सालों की है, 4 सालों की है। जो 3 सालों की है तो आपने 3 सालों वाला प्लान शेयर करना है, ठीक है। तो ये आने के बाद अच्छा आपसे ये प्रपोज यूनिवर्सिटियाँ, अब इधर प्रॉब्लम आ जाती है। इधर प्रॉब्लम ये आती है कि आपसे ये पूछते हैं कि हमें जो प्रोफेसर का रेफरेंस आप मुझसे बात की हो, आपके जो प्रोफेसर हैं उसका हमें लेटर चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। ये कोई एक प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर मांगते हैं यूके से। इधर आके कहानी फंस जाती है, क्योंकि वो जो यूके का एक्सेप्टेंस लेटर आता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जहाँ तक आपकी 67% फिल हो जाती है, लेट्स को मैंने सारी फिल की हुई है, तो इसमें एक पर्सनल स्टेटमेंट आपकी उसमें भी आएगी, मास्टर वालों की भी आएगी, मैंने लिखी नहीं है। तो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। 3 पैराग्राफ होते हैं, आप करंटली क्या कर रहे हो और आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हो, वो आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसके साथ रिलेटेड करना है। किस तरीके से, लाइक मैंने बैचलर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया, मास्टर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पीएचडी भी फाइनेंस में कर रहा हूँ, तो मेरा वो रिलेटेड बनता है। तो मैंने उसमें पब्लिकेशन की हुई है तो मैं पर्सनल स्टेटमेंट में उसका लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आप इसको कैसे अचीव करोगे, तो आपने लिखना है भाई पहले जो सुपरवाइज़र था वो उसके साथ मैंने काम किया, वो इम्प्रेस हुआ है, अच्छा काम हुआ है, ठीक है, मैंने इस टॉपिक पे काम किया, वो आपने लिखना है। पब्लिश हो या ना हो आपने उस टॉपिक का नाम लिखना है। अगर आप उसमें किसी में भी आपने बैचलर में भी कुछ प्रोजेक्ट तो किए होंगे, थीसिस लिखा होगा या कोई उसमें शॉर्ट प्रोजेक्ट किए होंगे, तो आपने उसका हवाला देना है, ठीक है। ये आपने चीज़ें करनी होती हैं। फिर इसमें आके वो एक एक्सेप्टेंस लेटर जो मांगते हैं उसका इशू बन जाता है। वो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो यूके यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में तकरीबन 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। 2 यूनिवर्सिटियाँ तकरीबन 8 आवर्स लेती हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको सबमिट चीज़ें करवाने में। एक तो इतना लंबा प्रोसेस होता है इनका। तो मैंने सुपरवाइजर्स को डिफरेंट वो कॉन्टैक्ट किया है, मैं आपको बता देता हूँ ईमेल में। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पहले तो मैं कॉमनवेल्थ का शेयर कर देता हूँ, फिर 2-3 और उसका भी कर देता हूँ साथ ही एक वीडियो में, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही शॉर्ट होता है। मैं जॉब भी करता हूँ और इधर भी करता हूँ। तो आपको जो इसको कॉमनवेल्थ में आपको पहले सुपरवाइज़र से जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे और सुपरवाइज़र ने आपको रिप्लाई कर भी दिया 3-4 दिनों बाद, एक तो 3-4 दिन भी ज़ाया हो जाएंगे और सुपरवाइज़र ने आपको यही कहना है कि पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। चाइना की तरह नहीं है कि चाइना में आप प्रोफेसर्स को मेल करते हो, प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर पकड़ाई जाते हैं। उधर प्रोसेस फास्ट है और उधर डिफरेंट है। इधर क्या होता है, ये आपको बोलेंगे पहले यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, एडमिशन लेने के बाद आपको मैं अपना एक्सेप्टेंस लेटर, मैं आपको पहले आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, उसका एक्सेप्टेंस लेटर मैं आपको दूंगा। वो एक्सेप्टेंस लेटर कॉमनवेल्थ में आपने फिर अपलोड करना है, उधर लिखना है कि मेरी उस सुपरवाइज़र से बात हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फॉर यूनिवर्सिटीज़ में फिर कैसे आपने अप्लाई करना है, मेरी फाइनेंस से रिलेटेड है। गूगल में आप लिखेंगे फाइनेंस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, मुझे ग्लासगो और दूसरी तीसरी मिली थी, मैंने उनमें डिफरेंट में अप्लाई किया है। और लेट्स से कैसे अप्लाई करना है मैं आपको कैसे बताऊँ। मैं आपको चला जाता हूँ, ये लैनकास्टर यूनिवर्सिटी है, ये 150 नंबर पे है। तो आप मैंने उस पर भी अप्लाई किया कि मैंने कहा चलो 150 जो रैंकिंग में क्यूएस रैंकिंग में चलो उसमें भी हो जाए। बाकी जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है या आप कहते हैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी है, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना। तो मैं आपको सुपरवाइजर्स की मेल भी पढ़ा देता हूँ। इधर मेरी मेल डिफरेंट, ये देखें सारी यूनिवर्सिटीज़ की हैं। ये आपको डिफरेंट उससे प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको लेट से मैं आपको किस पे चला जाऊँ,
ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है? अच्छा, ये ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स का है। ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब इसमें ये आपको मैं मेल पढ़ा देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? डियर अवेस, वी कैन नॉट जस्ट इशू अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बेस्ड ऑन अ विलिंगनेस टू सुपरवाइज यू। मतलब वो कहता है आपकी उस पर नहीं हो सकता। विथ कंसिडरेशन योर एप्लीकेशन इनवाइट यू फॉर इंटरव्यू, जब आपका यूनिवर्सिटी इनवाइट करेगी इंटरव्यू के लिए, कैन इशू अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू यू फॉर योर पोटेंशियल फंडर। मतलब जो कॉमनवेल्थ वालों के नाम पे फिर मुझे इशू करके देगा। ये आपको एक मैंने प्रोफेसर बताया है। और इसी तरीके से मैं आपको जल्दी जल्दी दूसरा कोई, मुझे यूके का, असल में ये दूसरी भी बीच में यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये किरण किरण भी एक वो थी, सुपरवाइजर थी। ओके, मैं आपको दूसरा बताता हूँ। मैं इसमें नीचे उसको ये लिखा हुआ, थैंक यू फॉर अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट द पीएचडी स्टूडेंट विया ईमेल, दिस इज सब्जेक्ट टू यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस, वन यू आर एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटी देन वी विल कैन डिस्कस ऑन दैट। ओके, फिर साथ में लिंक भी शेयर करते हैं अप्लाई करो। तो यूनिवर्सिटीज़ में अभी ये पता है, ये अभी सुपरवाइज़र मैंने ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटीज़ पहले सेलेक्ट की हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी फाइनेंस का प्रोग्राम करा रही है। वो आप यूनिवर्सिटीज़ को आप विजिट करेंगे। मैं आपको इस तरीके से एक यूनिवर्सिटी का नहीं बता सकता, आपको प्रोसेस बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में आप उसमें आप प्रोग्राम अपना ढूंढेंगे। आया वो यूनिवर्सिटी आपको उस प्रोग्राम फाइनेंस, जैसे मैं हूँ, वो करवा रही है तो उसकी फैकल्टी में आप जाएंगे। उधर से आपका जो टॉपिक होगा जिस पे आपने काम करना है, तो कॉमनवेल्थ वाले तो आपको उन्होंने ऐसे एडमिशन तो देना नहीं है। जब कॉमनवेल्थ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा काम जाके करना है, आपको वो पहले से पता होना चाहिए। तो आपने वो सुपरवाइज़र ढूंढना तो ज़रूरी इसलिए कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, पर सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करके बैठ नहीं जाना कि सुपरवाइज़र आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा, ही नहीं होगा। हाँ, सुपरवाइज़र आपने एक वर्ड फाइल में बना के अपनी यूनिवर्सिटीज़ का लिख लें, आपने किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ, मैंने भी बनाई हुई है, और उसका सुपरवाइज़र, मेन सुपरवाइज़र कौन सा है, ठीक है, वो आपने लिख लिया और उसका ईमेल भी उस वर्ड फाइल में लिख लिया है। अब आपने यूनिवर्सिटी में अपना लॉगिन बना लेना है। जैसे इसने मुझे लिंक शेयर किया, मुझे लिंक तो पता था, वैसे शेयर कर देते हैं। तो आपने इधर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में ये इधर क्रॉस किया, डॉक्टरल प्रोग्राम हाउ टू डू रिसर्च दुबई। एक सेकंड, लेट मी, एक सेकंड। एक तो आप इधर कोई लिंक मेरे पास पड़ा होगा, मैंने सेव किया होगा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का। वैसे खोलने में इसका इशू होता है, इधर से पोर्टल भी देखना पड़ता है। एक तो ये यूट्यूब की वीडियो के लिए टाइम देखना पड़ता है, बीच में जो सा है ना छोड़ के चले जाते हैं लोग, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो होती है ना, तो ये चीज़ें असल में टाइम लेती हैं। अब ये सुपरवाइज़र के लिए मैंने वो सेव की हुई थी इसके लिंक, और लेट्स मूव हुआ ये मैंने इसका चलें, ये पीछे इसका ओपन होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे मुझे स्कॉलरशिप, इसका मेरे पास मेल में पड़ा होगा। तो ये मेरी मेल है, ये मैं इसको साइन इन करता हूँ। एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यार, पासवर्ड मैंने कहीं और लिखा हुआ है आपको। बहरहाल ये यूनिवर्सिटीज़ में ना आपको इसमें लॉगिन बना के ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें अपना लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के साथ ये आपको ले जाता है और आपको अपना सारा कुछ फिल करना है। ठीक है, ये मैंने अपनी सारी डिटेल, अपनी चीज़ें अपलोड करनी है, जो भी इनका प्रोसेस होता है आपको घंटा एक, डेढ़ घंटा एक लग जाता है। ठीक है, और आपने अपनी इस तरीके से एक फ़ोल्डर बनाना है। ये देखें, मैंने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और ये मेरे जर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैंने जिस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ उधर से मैंने लिख दिया, और इधर से मैं जो रिजेक्ट हो गया हूँ तो मुझे इधर रिजेक्टेड लिख देना है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ से मैं रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटीज़ थी, तो उसके लिए मैंने अलग से ये रेफरेंसेस और ट्रांसक्रिप्ट और चीज़ें जो थी, ये कुछ पैराग्राफ मैंने एंटर किए थे। आपको कोई बोलता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख दो, ठीक है, कोई आपको बोलता है आपके नॉलेज और ट्रेनिंग स्किल के बारे में बता दो, तो उसके लिए मैं फिर जब एक दफ़ा मैं चीज़ बना लेता हूँ तो उसको मैं एक वर्ड फाइल में सेव कर लेता हूँ। आइंदा कोई यूनिवर्सिटी सिमिलर चीज़ पूछेगी तो कॉपी पेस्ट। ठीक है,
उसके लिए हेल्प हो जाता है। जैसे इन्होंने मुझे कहा था ब्रीफ अबाउट योर टॉपिक, तो वो ब्रीफ मैंने टॉपिक इधर लिख दिया। आइंदा कोई यूनिवर्सिटी मुझसे ये हेडिंग पूछेगी बीच में ब्रीफ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें, घंटा डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने में। तो डिफरेंट चीज़ें यूनिवर्सिटी बीच में आपको पूछ लेती है, वो फिर सब फिल करते हैं, उस बस डायरेक्ट बना होता है, तो आपने कुछ ना कुछ लिखना होता है, 500 वर्ड, 1000 वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखनी होती हैं और फिर आपने आखिर में अपनी सारी चीज़ें अपलोड करके सबमिट कर देनी है। अब यूनिवर्सिटी लेती है, टाइम लेंगे, ये महीना 2 महीने लेंगी। एप्लीकेशन है कॉमनवेल्थ की 13 दिनों, अगले इस मंथ की 15 तारीख को एप्लीकेशन एंड हो जाएगी, मतलब उसके बाद आप यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट। तो ये इसके लिए प्रोसेस ये है कि आपके पास, क्योंकि मेरी डिग्री ख़त्म हुई थी फरवरी में, मेरा फाइनल डिफेंस हुआ, उसके बाद पब्लिकेशन की है। तो पब्लिकेशन मेरी जून में पब्लिकेशन हुई है और साथ में मैं उसका प्रोसेस कर रहा था। जुलाई में मेरी डिग्री भी आ गई थी, 1.5 महीने के अंदर अंदर, तो अर्जेंट में मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो वो क्लियरेंस करवाने में भी टाइम लगता है पाकिस्तान में। तो मेरे पास तो फिर भी बस इतना ही टाइम बचा था, और फिर उसके बाद मैंने प्रपोज़ल लिखा है और पीएचडी के लिए, और उसके बाद मैंने ये अप्लाई करना शुरू किया। तो मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है। तो ये जो एप्लीकेशन है, वैसे नॉर्मली ये आपको इस साल ले लेनी चाहिए, ताकि आप अगले साल कॉमनवेल्थ में अप्लाई जिन्होंने करना हो तो वो करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऐसा नहीं है कि आपको 20-25 दिनों में इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस टेकिंग होता है, उधर से एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी देगी तो आपको वो जो सुपरविजन का लेटर मिलेगा, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ में तब फिर अप्लाई होता है, और कॉमनवेल्थ में जब ये सारा कुछ हो जाए, फिर आपको हेड टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। तो हेड टेस्ट कहाँ पे है? हेड टेस्ट की साइड में आपको जो जाना पड़ता है, जिधर आपने हेड जो टेस्ट पाकिस्तान से हैं तो एचईसी हेड टेस्ट मांगती है, उसके लिए भी आपको अलग हेड टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है, जिसकी डेट 13 तारीख है मेरे ख्याल में, ठीक है, लास्ट डेट है। तो अगले मंथ में हेड टेस्ट होगा, ठीक है, तो नवंबर में। तो नवंबर में हेड टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके लिए आपको 13 तारीख को रजिस्टर करवाना है। वो मैंने रजिस्टर इसलिए नहीं किया, मुझे तो पता नहीं कॉमनवेल्थ में मेरी ये चीज़ें अगर नहीं होती तो मेरे कॉमनवेल्थ नहीं है। अब कॉमनवेल्थ में आपका ये प्रोसेस है सारा। तो हेड टेस्ट में आपने सबमिट करा, हेड टेस्ट दिए बगैर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कॉमनवेल्थ की। जब हेड टेस्ट आप दे दोगे, एचईसी की साइड पे दूसरी एक साइड है एचईसी की, आप लिख दोगे गूगल में, तो वो खुद ही इसके साथ लिंक कर देंगे, उसका मसला नहीं है। विदाउट हेड टेस्ट भी आप एचईसी की बिफोर डेडलाइन सारा कुछ सबमिट कर सकते हैं। आपकी शर्त ये है, condition is that you should apply first in on a Commonwealth site. For that, you need a acceptance letter from a supervisor. Then you can apply on a Commonwealth site. Sorry, on a HEC site. So head is not necessary at that time. You can apply, by on that date. After in November, when you conducted and passed the head test, वो खुद ही ऑटोमेटिकली विल लिंक टू योर एचईसी के साइड के साथ होगा, इट डजंट मैटर। और नाउ आप, अगर आपका कॉमनवेल्थ में नहीं होता, व्हाट शुड यू डू? देन देयर आर कपल ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें एक फ्रेंच, जो फ्रांस जाना चाहते हैं उनके लिए है, और दूसरा ये है कि जो जर्मनी जाना चाहते हैं या इटली जाना चाहते हैं, ठीक है। और सेकेंडली लास्ट इसमें एक और स्कॉलरशिप भी है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, सारी मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट आपने यूरो access.ec.europea.eu, इस पे आप जाएंगे और आपने अपनी इधर फील्ड में लिख देना, मैंने इकोनॉमिक्स और चीज़ें सेलेक्ट की, फर्स्ट पेज रिसर्चर की है, पीएचडी की है, और इसमें आप सारी वो चेक कर देंगे, नॉन फंडेड वाली को, क्योंकि आपको फंडेड वो चाहिए पोजीशंस, तो आप उसको अनचेक कर देंगे, आपको सारी फंडेड मिलेंगी। आप सर्च दबाएंगे तो आपको इस तरीके से चीज़ें आपको आ जाएंगी। अब ये सारी यूरोपीय यूनियन से यू प्रोग्राम से वो हैं, फंडेड हैं। तो लेट्स मूव टू, मैं इधर दिस पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन में आप चले जाएंगे, आपसे रिलेटेड होगी। आप सर्च में जब अपना डाटा डालेंगे तो आपसे रिलेटेड होगी। तो ये इकोनॉमिक्स वैल्यूएशन है, ये क्या मांग रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी इन अ रियल स्टेट की एवोल्यूशन करनी है कोई, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन निकालनी है। तो उसके लिए आपको सारा कुछ दिया हुआ है, आपने क्या करना है, वेयर टू अप्लाई, इस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट आपने सेंड कर देने हैं। अपनी मास्टर की डिग्री, चीज़ें वगैरह इधर लिखी हुई होती हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये देखें, आपने सीवी सेलेक्ट करनी है, फिर कवर लेटर एक सेंड करना है, ठीक है। कवर लेटर में, हर कवर लेटर में लिखा होता है मोटिवेशन टू परसू, ये 4-5 चीज़ें हैं, या आपने कवर लेटर में या मोटिवेशनल लेटर में आपने लिखनी है। आपकी मोटिवेशन क्या है, 25 मिनट की तो वीडियो हो गई है, पर आपको ये मिल जाएगा। आपने यूरो एक्सेस में आपने इस तरीके से इस मेल में ये सारी चीज़ें आपने शामिल कर लेंगी जो लिखी हुई हैं, ठीक है। ये नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, ये आप उस पर सेंड करेंगे तो आपका
एक इधर से भी स्कॉलरशिप में अप्लाई आप कर सकते हैं जो डायरेक्टली है। मैंने इस तरीके से 4-5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नेपल्स यूनिवर्सिटी में से अप्लाई किया हुआ, ये रिफ्यूज़ल हो गया। बर्न यूनिवर्सिटी स्विट्ज़रलैंड में, और टैलेंट यूनिवर्सिटी में किया हुआ था। बेब्स बुलाई यूनिवर्सिटी रोमानिया की है, ठीक है, इधर से भी मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। तो इसमें मैंने फ़ाइल में अपनी जो मेरी वर्ड फ़ाइल है उसमें मैंने रिजेक्टेड लिखी है, फ़ोल्डर में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं फ़ोल्डर में भी रिजेक्टेड लिख दूँगा। ये 2 टाइप की स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बता दी है। अब कम्स टू फ्रांस। फ्रांस में आपने कैसे अप्लाई करना है? फ्रांस के लिए आप जाएँगे ETUDESENFRANC फ्रांस, ठीक है? अभी इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे इसका आता नहीं है, बहरहाल ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट है। इस पे आप साइन अप कर लेंगे ईज़िली, ठीक है? और आपको क्या मिल जाएगा इस तरीके से। अल्लाह! कोई चीज़ अभी आज पता नहीं क्या ट्रांसलेट दबा देना है, या आप इस पे आपने ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लेना है, या है आपका तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है, इधर ये मैं इधर एक्सप्लोरर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस पे जब आप जाएंगे तो आपने क्या करना है, आई एम कैंडिडेट में आप आएंगे, आई एंटर माई प्रोफाइल में आप आएंगे, ठीक है। इस पे देखिए कंप्लीटेड लिखा हुआ है, मैंने आज ही सबमिट कराया है। तो आपका जो फोटोशॉट हुआ है इसका कोई स्पेशल साइज़ होता है, ठीक है, 26x32। गूगल में लिखेंगे, चेंज करवा लेंगे तो ये खुद ही चेंज कर लेगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा इस उसमें, ठीक है। तो आपका ये अपलोड हो जाएगा, इसी तरीके से आपका डेटा शेटा आ जाएगा सारा। और उसके साथ आपने ये रिसीट वगैरह, ये जैसे ये रिसीट आपने आइडेंटिटी कार्ड की मतलब पासपोर्ट अपना आपने लिखना है, अपलोड करना है। और ये स्पेशल कुछ भी नहीं था। ये करिकुलम में देखो मैंने अपनी सीवी इधर डाली है और ये आई हुई है, ठीक है। ये कंसल्ट में जाऊँगा तो मुझे मेरी सीवी डिस्प्ले होगी, ठीक है, मेरी सीवी है, ठीक है। और सीवी के बाद ये मेरा एजुकेशन है, इसमें देखो आपने मैंने 2 वो डाली हुई हैं। इसी तरीके से मेरा ऑक्सफोर्ड वुल्स यूनिवर्सिटी से ये सेकंड क्लास ऑनर है, तो मैंने उसकी 2 वो डाल दी हैं, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज, मेरा अमूमन इंग्लिश में मुझे एग्जामेशन मिल जाती है यूनिवर्सिटी में, मैंने OT अप्लाई किया हुआ था। मेरा जो बैचलर है वो ऑक्सफोर्ड से है। आपको इंग्लिश में एग्जामेशन लेने के लिए 3-4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक आपने बैचलर यूके से या किसी यूरोपियन कंट्री से किया हो, ठीक है, आपको उसके बेसिस पे भी एग्जामेशन मिल सकती है। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हो उसकी बेसिस पे भी मिल सकती है, तो मेरे पास ये दोनों हैं। इनमें से एक भी हो तो आपको चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा ये है कि आपका थीसिस पब्लिश हो, वो भी मेरा थीसिस भी वो पब्लिश है, तो उसकी बेसिस पे भी ये चीज़ें अमूमन वो हो जाता है, एग्ज़ामिशन आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें मैंने कहा आपको क्राइटेरिया बता दूँ, अगर नहीं किया तो आप अपना, मैंने देखा टैक्स एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ, मैंने येस किया हुआ है, पर मैंने इधर अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और अपनी डिग्री का वो बताया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पहला सेक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने दूसरे सेक्शन में आना है, ठीक है, वो कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर दूसरे सेक्शन में आप आएँगे। अब इधर आपने यूनिवर्सिटीज़ ढूँढनी है पीएचडी के लिए या मास्टर के लिए, आपने कैसे ढूँढनी है इधर यूनिवर्सिटीज़ भाई? ये मैंने 2 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया हुआ है। इधर ऐड अ प्रोग्राम आता है, इस पे आप जाते हैं और आपको सारी उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अप्लाई ऑलरेडी कर लिया है इसलिए मैं इसको बनाता हूँ। इस टाइम पे मैंने थोड़ा इधर भी लेट हो गया हूँ। लेकिन ये कि जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं चीज़ें आपको पता हो उस टाइम पे कन्वे करते हैं तो अच्छा रहता है। फिर भी मैंने दूसरे यूट्यूबर से मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, कोशिश की है कि चीज़ें आपको जल्दी कन्वे करूँ, लेकिन फिर भी लेट हो गया हूँ। इधर ऐड प्रोग्राम में आप जाएँगे तो आपको प्रोग्राम मिल जाएँगे, आपको पूछेगा इंग्लिश वाले प्रोग्राम, आपने इंग्लिश टिक कर देना है, ठीक है, वो आपको सारे प्रोग्राम बता देगा कौन से तो। मैंने पीएचडी सिलेक्ट किया था, तो पीएचडी में मुझे 2 यूनिवर्सिटियाँ मिल गई थी, बिज़नेस तो फाइनेंस में करवा रही थी मैंने। अब मेरी वीडियो अब कट गई है, आई डोंट नो, मैं इसको एडिट करूँगा तो मुझे इसका आइडिया होगा कहाँ से कटी है। अब चूँकि मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, ओके। मैं आपके पास इस पे आ गया था ब्राउज़र पे, पीएचडी के जो फ्रांस की साइट है, उधर मैं आपको बता रहा था कैसे अप्लाई करना है। तो ऐड प्रोग्राम में आप जाएँगे, तो ऐड प्रोग्राम में आपको आई डोंट नो पीछे से आपको ये इसमें आया है कि नहीं आया। लेट्स मूव, मैं आपको थोड़ा-सा बैक चला जाता हूँ। आपने पहले सेक्शन में अप्लाई करना है, इसमें आपने जर्नल चीज़ें आपने बतानी है, आपकी डिग्री उसके रिलेटेड चीज़ें अपलोड कर देनी है और आपका नाम उसके रिलेटेड। अब आ गया दूसरा दूसरा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया, इसमें आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी में आप ऐड प्रोग्राम में जाएँगे,
ऐड प्रोग्राम में जाने के बाद आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का वो मिल जाएगा, सर्च मिल जाएगी। उसमें आपने अपने रिलेटेड आपने लिख देना है, फाइनेंस से आप बिलोंग करते हैं तो आपने लिख देना है। आपने पहले तो लिखना कौन सा कोर्स करेंगे, तो मैंने जैसे पीएचडी उधर आया हुआ था सर्च में, तो मैंने पीएचडी लिख दिया, मैं पीएचडी परस्यू करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा था प्रोग्राम कौन सा करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैनेजमेंट साइंसेज में उन्होंने कहा कौन सी स्पेशलाइजेशन, मैंने कहा फाइनेंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड 2 यूनिवर्सिटियाँ आ गई थी जो पीएचडी करवा रही थी। एक थी रिनोबल और एक थी स्कीमा। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ थी, इस पे मैंने अप्लाई किया। एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वो कह रहे थे पैरेलल अप्लाई करना, यूनिवर्सिटी के साथ आपने इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की साइट पे भी अप्लाई करना है। ये क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट की साइट है, तो आपने इसके अलावा यूनिवर्सिटी को तो उस टाइम पे आप ऐसे ब्राउज़ करेंगे उधर भी। ये चूँकि सबमिट हो गया तो मैं आपको इस तरीके से बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही आपको आ जाएगा, तो आप यूनिवर्सिटी के उस पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा सिमिलर इस तरीके से। तो ये आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये। आपने इस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें सेंड कर देनी। अब इधर आपने क्राइटेरिया देख लेना है। ये कह रहे हैं जीमेट या जीआरई चाहिए, तो जीआरई मैं भी दे रहा हूँ, और टोफल आइलेट्स वो एप्लीकेबल होगा उसकी देख लेना है। और बाकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशन और ब्ला 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 जो भी चीज़ें हैं, बड़ी इसमें चीज़ें होती हैं। देखो जीआरई दिया हुआ है, ठीक है। अ, तो सीवी वगैरह, रीसेंट फ़ोटो साइज़, 2 रेफ़रेंसेस, तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं 6, 7, 8। तो आपने ये पूरी करनी है, ये मैंने आपको बता दी है। और इधर से आप स्क्रीन रोक के वीडियो की तो आप देख लेंगे आप कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है? मैंने अगर कोई मिस कर दी, तो ये आपने सारी आपने मेल में भी सेंड करनी है। मेल का कहाँ से पता लगेगा? ये पता लगेगा यहाँ पे। और अगर कोई मास्टर कर रहा है तो नॉर्मली लिखा हुआ आता है, आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। तो वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बर्मिंघम यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी या उसमें आपको यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसेस बताया हुआ है खोल के, कि वो यूनिवर्सिटी में आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वो तकरीबन 2 आवर्स उस पे लगते हैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। नॉर्मली अगर आपने सिर्फ मेल करके सेंड करना है, छोटी सी मेल कर लें और उसमें अपनी सारी चीज़ें चिपका के और उनको भेज दें। एक इधर हो गया और एक आपने इधर ऐड कर दी। आखिर में आपने फिर क्या करना होता है, इधर जाएँगे, ये आपने इधर एंटर माय प्रोफाइल में जाएंगे, ये सबमिट की जगह है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबमिट कर देना, ये आपको इस तरह लिखा होगा सारी कंप्लीटेड, और इधर आपको सबमिट फाइल फॉर कैंपस फ्रांस पाकिस्तान, ठीक है। कोई इंडिया से तो कैंपस फ्रांस इंडिया होगा, या कोई दूसरी कंट्री से रिस्पेक्टेड उससे रिलेटेड होगा। अब ये हो गया फ्रांस के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ भी अंदर से चेक हो जाती हैं। आपने जब उसमें सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी यूनिवर्सिटियाँ करवा रही होंगी उस किस्म की डिग्री वो आ जाएंगी, तो उस यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल आप साइड पे भी जा सकते हैं। भाई इसकी कोई खतरनाक किस्म की रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो मैं नहीं कर सकता या पूरी नहीं हो सकती है। तो वो मैंने देखी है, जैसे टेस्ट वगैरह हैं, जीआरई है या कहीं जीमेट देना है या आइल्स देना है, ठीक है। उसमें आप अप्लाई कर लें, नॉर्मली यूनिवर्सिटियाँ मांगती हैं। हाँ, तो अगर मांगती हैं तो आपको ये कहीं न कहीं इसको कंप्लीट करना ही होता है, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है। और लास्ट वाली स्कॉलरशिप एक ये फ्रांस की थी, और एक और दाद स्कॉलरशिप है एक, ठीक है। आपकी वेबसाइट कहाँ पे है, da.de, आपने इस पे जाना है, da.de। अभी da.de में भी ये आपने फ़िल्टर्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये फ़िल्टर्स ये उनको मैं बता रहा हूँ जो खुद थोड़ा-सा बताने से काम करना पसंद करते हैं, खुद कर लेते हैं। वरना कंसल्टेंट हैं वो ढेरों फीस लेते हैं, पैसा दें और बैठ जाएँ, वो करते रहेंगे खुद आपके बिहाफ़ पे अप्लाई। लेकिन आपने खुद पढ़ना है, आपको या कोई चीज़ें मुझे खुद ढूँढने में परेशानी हुई है तो आपको हल्की-सी गाइडलाइंस मिल जाएगी। हल्की तो नहीं, पूरा उस पोर्टल खोल-खोल के बता रहा हूँ, तो इस पे आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है, और फिर आपने इधर आपने डिफरेंट मैंने क्योंकि ऑप्शन अपने ये देखें, ये लॉ, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज़, ये सोशल मैनेजमेंट साइंसेज़ उधर नहीं है तो सोशल साइंसेज़ होती हैं। तो सोशल साइंसेज़ में फाइनेंस भी आती है। तो मैं इधर कंट्रोल F मारो और फाइनेंस लिख लो, तो आपको डिफरेंट 3-4 यूनिवर्सिटियाँ मिल जाती हैं जो फाइनेंस की करवाती हैं। अब ये कौन सी है, फ्रैंकफर्ट, ओके। ये फ्रैंकफर्ट है, इसको आपने ओपन इन न्यू विंडो खोल दिया। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपने जाना है कॉस्टिंग एंड फंडिंग। फंडिंग भाई है या नहीं है, फंडिंग नहीं है तो बस फारग यूनिवर्सिटी। फंडिंग मिलेगी तो जाएंगे भाई, फंडिंग नहीं है तो नहीं जाएंगे। सिमिलर केस है, मास्टर के लिए है, बैचलर के लिए कम होती हैं, वो भी सिमिलर केस है, आपको देखना है। सबसे पहले कॉस्टिंग फंडिंग में गए, यस है, स्टाइपेंड 1800 यूरो 1500 यूरो मिल रहा है, ठीक है, बस चले जाएंगे भाई, पीएचडी करेंगे उधर, ठीक है। और ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं है, बड़ी मज़े की है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई इसका, ये इधर से पूरा है। रिक्वायरमेंट अब क्या है, रिक्वायरमेंट भाई ये गन रिक्वायरमेंट है, और ये जीआरई जीमेट बस देना है, ठीक है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, रेफरेंस लेटर डालने हैं, ठीक है। इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश प्रोफे मैंने आइल्स दिया नहीं हुआ, ये होगा कि मैं इसको आइल्स के लिए वो कर दूँगा, एग्जामिशन मांगने की कोशिश करूँगा, नहीं होगा तो आइल्स कर देना पड़ेगा। तो आइल्स भी दे देंगे, एडमिशन हो सके, ठीक है। एडमिशन एक दफ़ा हो गया तो उस पे वो मुझे बोलेंगे आपका एडमिशन कंडीशनल बेसिस पे या अनकंडीशनल बेसिस पे है, ठीक है। अनकंडीशनल में ये है कि आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी थी, कंडीशनल ये है कि आप एक कंडीशन पूरी इसकी करेंगे कोई भी, तो फिर आपको उस पे होगा।
अज़ानें भी हो रही हैं, पर इस पे वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, आप वो कह रहे हैं सबमिट कहाँ पे करना है, नॉर्मली मेल लिखी होती है, मेल नहीं आती, तो जब ये लिंक आ जाता है तो समझ जाएँ भाई प्रोसेस लंबा होने लगा है। इस लिंक पे जाएँगे और इस लिंक में आपने लॉगिन पहले तो रजिस्टर कर लेना है, मैंने तो रजिस्टर किया हुआ है, मुझे पता है। आपने इधर लॉगिन कर लेना, ठीक है। ये फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो इसमें होते हैं रैंकिंग वगैरह आपने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू एप्लीकेशन दे रहा है। अब इसमें भी आपने बड़ा सारा प्रोसेस है, आपने नाम शाम लिख देना है, चीज़ें, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एप्लीकेशंस, ये सारे आपने फिल करने हैं, ये आपसे फिल हो जाएंगे। अब इस पे मैंने उसको बताया हुआ, मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखें, कहीं लिखा हुआ आ रहा है उधर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मार दें। ये GRE मैंने नहीं दिया हुआ, IELTS नहीं दिया हुआ, मैंने नो कर दिया, ठीक है। तो वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने आपको कहा एप्लीकेशन रोकनी नहीं है, अप्लाई आपने करना है टाइम से पहले पहले, ठीक है। दिसंबर में एंड हो जानी है, जनवरी फरवरी में टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। टेस्ट कहीं भी नहीं जाते, टेस्ट होते रहेंगे, क्या पता वो बोल दें भाई वैसे ही आ जाओ, ठीक है। लिखी हुई होती है इतनी बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट, मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी इधर जाते हैं, एक्सपीरियंस पे आया हूँ, एक्सपीरियंस पे मैंने डाला हुआ है। अभी आपको कहाँ पे जाना था एप्लीकेशन में, ओके। एप्लीकेशन में आप ये कह रहा है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, अब ये भी पंगा है, यूनिवर्सिटी कहती है आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन खुद अपलोड नहीं करना, डायरेक्ट प्रोफेसर इधर अपलोड हमारे पास करेगा। कैसे करेगा, अब ये लिंक है, इस पर अब ये लिंक चल रहा नहीं था, ये मैंने उनको मसले मसाइल भेजे हैं, लिख के इस तरह मसले मसाइल आते हैं, फिर उनकी क्यूरियाँ होती हैं, इनकी साइट पे आप जाते हैं, कहीं गूगल में देखते हैं, मैसेज करते हैं, वो फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था। अभी देखो 2025 ये खुल रहा है, 2024 खुल रहा था, ठीक है। तो वो अप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये हो रहा था, मैंने उन्होंने मुझे कहा था यहाँ से करें, फिर मैंने इसको क्लिक यहाँ पे कॉपी किया था, इसको कॉपी किया था और इधर से किया था, उन्होंने मुझे इस तरह कहा था, ठीक है। फिर ये 2025 खुला था, इधर 2024 खुल रहा था और इधर ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा ही नहीं था अभी उन्होंने ये सही किया है, तो ये अर्ली में था ना, क्योंकि अभी ये खुली है, तो ये अर्ली उसमें है, ये जनवरी में बंद होगी, 3-4 महीने हैं इसमें, ठीक है। तो इस पे भी लॉगिन पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, तो मैंने बना लिया, तो आपने लॉगिन होना है। अब ये क्या आ रहा है, ये लिंक करेगा आपको, इनका सॉफ्टवेयर है डोजियर ऐसे कहते हैं, तो डोजियर आपका एप्लीकेशन के साथ लिंक होएगा, ठीक है। ये देखें, ये आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 मैंने अपने सर को भेजे हुए हैं। ये आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इधर लेटर में जाएंगे, लेटर में आप रिक्वेस्ट लेटर डालेंगे और अपने टीचर्स को भेज देंगे, ये मैंने इनको भेजा हुआ है, वो ईजी है, मैंने आपको सिर्फ बता दिया। इधर जाएंगे और ऐड अ लेटर डालेंगे, बाकी आप प्रोसेस खुद ही समझ लग जाएगी। अभी ये प्रोफेसर क्या करेंगे, उनके पास मेल आई होगी, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, तो यूनिवर्सिटी जाके उनको बोलूँगा भाई आप ये सॉफ्ट कॉपी है, मैंने उनसे जो ली हुई है, उनको मैंने इंडिविजुअल मेल की है, तो वो बस वो काम नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो आपको ये जाना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, वैसे भी लिखा हुआ भी आता है, रिकमेंडेशन लेटर ये स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है, प्रोफेसर से करवाए, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब आप ये हो जाएगा तो ये इधर अपलोड हो जाएगा, तो लिखा हुआ आ जाएगा, तो इस पे आप डिलीवरीज़ में जाएँगे। ये इसके साथ लिंक कैसे है, आप इसको वैसे भी डोजियर खोल सकते हैं free.com। अभी ये लिंक कैसे हुई है, मैंने ये स्पेशल ये जो लिंक इस्तेमाल किया ना, उससे ये वाला, इससे मेरी जो 152350 है, ये मेरी इसका लिंक है, ठीक है। जो पोर्टल का है, ठीक है। तो ये इसलिए मेरी उसके साथ है, तो इसको मैं एडिट करूँगा और जब अपलोड हो जाएगा तो इधर से ही मैं इसको, मतलब मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। ये अभी एडिट नहीं है, ज़ीरो एडिट है, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो जब मैं इसे नेक्स्ट करूँगा, तो नेक्स्ट करूँगा, मैंने सारा फिल किया हुआ है, ईमेल की जगह नेक्स्ट करूँगा। अब ये देखें, ये इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो ये सबमिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें कंप्लीटेड हैं, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर, फिर मेरा डॉक्यूमेंट इधर खुद ही अपलोड हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की यूनिवर्सिटी की खुद, जहाँ पे उन्होंने कहा है लॉगिन पासवर्ड, उधर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्कॉलरशिप्स हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, ओवरव्यू सिर्फ आपको दिया है, कोशिश की थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, 45 मिनट की वीडियो बन गई और बीच में कटी भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको कोशिश करनी है और अप्लाई करने हैं और कम्युनिकेट करना है यूनिवर्सिटी से। मेरा ऑक्सफोर्ड बुक्स का लॉगिन नहीं हो रहा था, मैंने यूनिवर्सिटी में मैसेज किया है और उनको बताया भी, मुझे उधर उसका वेरिफिकेशन ईमेल आती है जब आप साइन अप करते हैं, उस वेरिफिकेशन ईमेल से आपका फिर साइन इन होता है, ठीक है। तो वो मुझे नहीं मिल रही थी, तो ये उन्होंने ऐसे मुझे CRM एक रिक्रूटमेंट थी, मैंने उधर से ईमेल ढूँढी, उनको किया है भाई क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा यूके की देर हो रही है, यूनिवर्सिटी के वैसे एडमिशन होना नहीं है, 15 तारीख आखिरी है, तो इन्होंने कब मेरा इंटरव्यू करना है, चीज़ें करना है, ठीक है। तो ये उनकी रिक्रूटमेंट की वो आई है, फिर ये मैंने इंटरनेशनल उसमें अप्लाई किया, ठीक है। एक स्कीमा वो मैंने आपको बताया था, पैरेलल अप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, तो पैरेलल अप्लाई किया है, तो उधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी।
अब एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसकी 35,000 रुपया फ़ीस है। ये जो आपका फ्रांस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस EOTD डॉट फ्रांस में जाएँगे, इसकी तकरीबन 35,000 रुपया, मुझे यूरो का पता नहीं कितने उसमें यूरो लगते हैं, तो वो पाकिस्तानी 35,000 रुपया बनता है। वो भी मैंने अभी मेरे पास जब एक्सेप्टेड में आ जाएगा तो मुझे वो जमा करवाने पड़ेंगे। इसकी फ़ीस है, बाकी किसी चीज़ की फ़ीस नहीं है, बाकी सब बेसिक फ्री है, आपके ऊपर मशक्कत है, ठीक है? आपने वो चीज़ें कैसे मैनेज करनी है और कैसे वो होती है। डोज़ियर साइड मैंने आपको बता दी कि उधर से रेफ़रेंस लेटर अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये आपको इटली वगैरह जाने के लिए, ये इटली में कि जर्मनी है, ठीक है? ये फ्रैंकफर्ट, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये आपने देख लेना, ठीक है? तो ये उसमें एप्लीकेशनें मैंने की हुई हैं, तो ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनकी मेल सर्च करके उनके दफ़्तर मेल कर देनी है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। वो आपको फ़र्दर चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है? आपने कैसे चीज़ों को लेके आगे चलना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। फिर आपको एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये मुझे उन्होंने इंटरनेशनल डॉट एडमिशन स्कीमा, जो आपको मैंने बिज़नेस स्कूल दिखाया था फ्रांस की साइट पे, मैंने कहा था पैरेलल अप्लाई करना है, उधर ईमेल लिखी आई थी इंटरनेशनल डॉट ये, ठीक है? अब मैंने इस पे मेल की है, इस पे जब मैंने इंटरनेशनल डॉट उस पे मेल जब की थी, उसने मुझे कहा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट पीएचडी डिपार्टमेंट डायरेक्टली, तो पीएचडी के लिए उसने मुझे ये मेल दे दी। अब फिर मैंने क्या किया कि विथ रेफरेंस टू द ईमेल दिस वन, मतलब मैंने उसको पहले बताया मैंने आगे पहले मेल की है, तो उन्होंने मुझे आप इस मेल पे मेल करने का कहा है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, ये तकरीबन 2, 4, 5, 6, 7, 8 डॉक्यूमेंट हैं, ये आपने अप्लाई करना होता है। अभी रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग का ये माँगते हैं फ्रांस वाले, कि फंडिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट होती है यूनिवर्सिटीज़, फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़, फ्रांस, इधर मेरे पास स्क्रीनशॉट है, हाँ, ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। अब ये है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी मैंने ढूँढा है। तो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द कैंपस फ्रांस ऑफिस, ठीक हो गया। द रिस्पेक्टेड फ्रेंच यूनिवर्सिटी विल हेल्प द स्टूडेंट कंप्लीट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनली द एप्लीकेशन फॉर ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप विल बी सेंट बाय यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। तो ये यूनिवर्सिटी का है, ठीक है? तो फ्रांस में जो ईफल स्कॉलरशिप है या कोई भी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटीज़ आपके बिहाफ पे अप्लाई करती हैं। तो उसमें आपने फिर अपना बताना होता है, भई रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, एक लेटर आपने लिखना होता है, वो आप उसका उसको देख लें, गूगल करेंगे, आपको उसमें से हेल्प मिल जाएगी, भई आपको क्यों आपने बताना है फंडिंग आपको चाहिए, ठीक है? कि आप उधर अपने खर्चे उठा सकें, यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप दे सकें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कवर होनी चाहिए, तब आप उसको आप परस्यू कर सकेंगे, ठीक है? तो ये छोटा-सा इसका वो था, 50 मिनट की वीडियो हो गई है, और आपने इन सब चीज़ों को ना, मैंने जो ओवरव्यू आपको दिया है वीडियो रोक के, स्क्रीनशॉट्स लेके और डीपली स्टडी करके, बारी-बारी इतना ही होता है। मैंने कोई लड़कों को व्हाट्सएप कर रहा हूँ डिफरेंट, कोई इटली में, कोई किधर, आपको मैं मैसेज इधर अगर बता सकूँ, ये देखिए, ये पीएचडी का अब्दुल्ला याद, उसको मैंने मैसेज किया है। फिर आमिर हुसैन, उसने मुझे कुछ बताया। फिर नीचे और मैंने लड़कों से मैसेजेस वगैरह इसी तरीके से वो चीज़ें की हैं। और हालाँकि मैं 5 साल हो गए, मैं डिफरेंट सिस्टम्स पे काम करता रहा हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, मैनेजर रहा हूँ, ठीक है, फर्म में, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने आते हैं, डिफरेंट साइटें इस्तेमाल करता रहा हूँ, वर्क कैसे करना है चीज़ें। लेकिन फिर भी ये जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन में या मास्टर के लिए आपने एप्लीकेशन करनी है, ये इट्सेल्फ फुल टाइम जॉब है। आपने अप्लाई जो करना होता है, स्कॉलरशिप ढूँढनी होती है, तो ये ईज़िली नहीं मिलती है, ठीक है? और जो आप किसी को पैसे देंगे भी, वो आपके बिहाफ़ पे अप्लाई करेगा, उसको उसको तो फ़ीस मिल गई है, उसकी गारंटी नहीं है कि वो अप्लाई करेगा आपको मिलेगी, ठीक है? उसने कह देना है, मैंने पता भी किया है, तो वो सिर्फ़ आपको नंबर दे देते हैं। लेट्स से आप उनको लाख रुपया देंगे और वो बोलेंगे हम आपकी तरफ से 10 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करेंगे, और इसमें कुछ हुआ तो आपका नसीब है, नहीं हुआ तो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई से कुछ आंसर ना आया, दोबारा लाख रुपया दो, तो फिर आप और यूनिवर्सिटियों में अप्लाई होएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया, सारी मेरी एडमिशन से रिलेटेड हैं, ये देखें। कहाँ-कहाँ मैं मैसेजेस करता रहा हूँ, तो डॉक्टर्स को मैसेज करने का, उससे लेटर मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लेटर नहीं मिलेगा, आपको चीज़ें उस यूनिवर्सिटी का आपने नाम याद रख लेना है और उसको अपनी एक्सेल फ़ाइल पे लिख लें, ठीक है? ये प्रोफ़ेसर मुझे चाहिए होगा, और मेरी यूनिवर्सिटी का मेरा टॉपिक इस किस्म का है। मेरा तो टॉपिक फाइनेंस का टॉपिक है, लेकिन मुझे सिर्फ़ फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफ़ेसर नहीं चाहिए, ठीक है? जिसको फाइनेंस का नॉलेज हो। मुझे प्रोफ़ेसर ऐसा चाहिए जिसको इकोनॉमेट्रिक्स आता हो, जो उसको डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ में एक्सपर्टीज़ हो। तो मेरी मेथोडोलॉजी होने लगी है कॉम्प्लेक्स, तो मेथोडोलॉजीज़ प्रोफ़ेसर्स को नहीं आएगी, सिर्फ़ फाइनेंस का नॉलेज होगा तो मेरा पेपर पास नहीं होएगा। तो मुझे इकोनॉमेट्रिक्स का प्रोफ़ेसर और फाइनेंस पढ़ाता हो, वो चाहिए होता है। तो मैंने स्पेसिफ़िकली फिर वो देख के, तो जो कम प्रोफ़ेसर होते हैं, ठीक है, वो देख के तो उनका ईमेल मैंने नोट कर लिया। लेकिन उनको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेटर नहीं मिलेगा। फर्स्ट आपको एडमिशन लेना है यूरोप में, अगर आपको जाना है,
फॉर कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ में आपका वो तो अप्लाई आप करिए ना इस टाइम पे, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कॉमनवेल्थ में तो प्रपोजल भी लिखना पड़ता है। बाकी जो मैंने आपको 3 और बताई हैं स्कॉलरशिप, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज़ सच प्रपोजल नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने लिख लिया था, मेरा एक प्लस पॉइंट बन गया है। तो आप इस तरीके से अप्लाई करें। और कोई मेरी मूवमेंट होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो अपवर्क के ऊपर बनाई हुई है, अपवर्क में किस तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं चीज़ें हैं, तो उसमें क्या केसेस हैं, मज़ीद उसके ऊपर भी बनाऊँगा। मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, और इसलिए मैंने कहा कि जो मुझे चीज़ें आई हैं, समझ आई हैं, तो मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर दें, मैं उससे रिलेटेड कोई भी आंसर होगा मैं आपको ज़रूर उस पे रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।